लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आलेख विधि से निम्न रेखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। हमें z का अधिकतम मान यहाँ ज्ञात करना है। z बराबर 3x1 और प्लस 2x2 है, और हमें इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध भी दिए गए हैं। पहला प्रतिबंध, दूसरा प्रतिबंध, तीसरा प्रतिबंध, चौथा प्रतिबंध, पांचवा प्रतिबंध और छठा प्रतिबंध और सातवां, 7 प्रतिबंध यहाँ पर दिए गए हैं, और इसकी सहायता से हमें z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। हम प्रश्न के लिए पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसकी क्रियाविधि पर विचार करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे, प्रश्न को हल कैसे किया जाएगा। तो पहला काम होगा असमीकाओं को हल करना। असमीका असमीकाओं को एक बार और लिख लेते हैं। जो भी असमीका में दी जाएगी उन असमीकाओं को हम हल करेंगे। तो असमीकाओं को हल करना ये हमारी पहली रूपरेखा होगी। उसके बाद कोणीय बिंदु की सारणी बनाएंगे हम। कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। तो ये हमने रूपरेखा इस प्रश्न के लिए बना ली है। अब हम सबसे पहले z को लिखेंगे कि z बराबर हमें क्या दिया है। तो यहां से हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। z बराबर हमें दिया हुआ है, जैसा प्रश्न में कहा गया है, 3x2 प्लस 3x1 प्लस 2x2। तो 3x1 और प्लस का हो गया 2x2, और हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम। अब हम प्रतिबंध लिखेंगे, तो हम पहला प्रतिबंध यहां पर लिखते हैं। पहला प्रतिबंध है हमारे पास x1 प्लस x2, और ये दोनों ही क्या है, दोनों का योगफल 1 के बराबर या 1 से ज्यादा है। तो इसके संगत सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। ये होगी x1 प्लस x2 बराबर 1 होगी, और अब इस पर बिंदु लेंगे। तो इस पर जो बिंदु होंगे वो मैं यहां लिख देता हूं। पहला बिंदु, हम यदि x1 का मान 0 रखेंगे तो x2 का मान 1 आएगा, तथा यदि x2 का मान 0 रखेंगे तो x1 का मान 1 आएगा। तो ये हमने इस पर बिंदु लिख दिए हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं बिंदु। बिंदु के बाद देखेंगे कि यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो हम इस बात को भी यहां लिख लेते हैं कि मूल बिंदु अर्थात 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करती है, क्योंकि 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब हम यहां पर दूसरा प्रतिबंध लिखने वाले हैं। दूसरा प्रतिबंध है x2 माइनस 5x1, और ये 0 या 0 से कम है। इसके संगत सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो ये होगी x2 माइनस का 5x1 बराबर 0। अब हम इस पर बिंदु लेंगे। तो बिंदु में यदि x2 का मान 0 रखा, x1 का मान 0 रखा, तो x2 का मान भी 0 आएगा। दूसरा एक और कोई बिंदु ले लेते हैं। यदि हमने x1 का मान 5 1 रखा तो x2 का मान हमें 5 मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि यह प्रथम चतुर्थांश से तृतीय चतुर्थांश में होगी। तो हम देखते हैं ये दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सेकेंड चतुर्थांश को देखिए, अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में बिंदु कैसा होता है। दूसरे चतुर्थांश में बिंदु होता है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। दूसरे चतुर्थांश में हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए आपने बिंदु लिया -1 कॉमा प्लस का 1, ये बिंदु हो सकता है दूसरे चतुर्थांश में। इसको रख के देखिए आप, x2 का मान यदि आपने 1 रखा और x1 का मान आपने क्या रखा, माइनस का 1 रखा, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 5 और 1 कितना हो गया, 6।
और 6 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, अर्थात ये दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। ये हमने दूसरे चतुर्थांश से क्यों इसको कहा, क्योंकि पहले से और तीसरे चतुर्थांश में तो ये रेखा जाएगी, तो हम या तो इसको दूसरे चतुर्थांश से संतुष्ट करवाते हैं या फिर चौथे से, ये बात आप याद रखें। अब हम तीसरा प्रतिबंध लिख लेते हैं, तो यहां से लिखते हैं हम तीसरा प्रतिबंध इसका। तीसरा प्रतिबंध है 5x2 माइनस का x1 और ये 0 या 0 से बड़ा है। इसके संगत हम समीकरण बनाएंगे, तो ये होगा 5x2 माइनस x1 बराबर 0। अब हम इस पर बिंदु लेंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं, इस पर हम बिंदु लेंगे। पहला बिंदु, यदि हमने x1 का मान 0 रखा तो x2 का मान भी 0 आएगा। दूसरे बिंदु की बात करते हैं, यदि हमने x1 का मान यहां पर मान लीजिए 5 रखा, x1 का मान 5 रखा, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब यदि हमने इसको ध्यान से देखा तो ये भी तीसरे चतुर्थांश से पहले चतुर्थांश की तरफ जाएगी रेखा, क्योंकि 5 एक धनात्मक है, तो हम इसको दूसरे चतुर्थांश से संतुष्ट करवा के देखेंगे। तो हम फिर लिखेंगे दूसरे चतुर्थांश को हम करके देख लेते हैं। देखो फिर जैसा मैंने आपको कहा था, हम यहाँ पर बिंदु क्या ले लेंगे, -1, जो कि दूसरे चतुर्थांश में होता है। अगर मैंने 5 और x2 का मान कितना रखा, 1, उसके बाद -x1 का मान -1 रखा, तो ये +1 हो जाएगा, अर्थात ये भी कितना हो गया, 6। और 6 सदैव 0 से बड़ा होता है, तो ये दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। हम इस बात को यहाँ पर कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर चौथा प्रतिबंध लिखेंगे, जो कि प्रश्न में दिया गया है। चौथा प्रतिबंध है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, और ये जो है बड़ा या बराबर है -1 के। इसके संगत हम समीकरण बनाएंगे, तो ये होगा x1 माइनस का x2 और बराबर हो जाएगा -1। इस पर भी हम बिंदु लेंगे, तो इस पर मैं बिंदु ले लेता हूं। यदि मैंने x1 का मान 0 रखा तो x2 का मान 1 आएगा, तथा यदि x2 का मान 0 रखा तो x1 का मान -1 आ जाएगा। उसके बाद यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती नहीं करती देख लो आप, 0 0 सदैव -1 से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो मूल बिंदु को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है, ये हमने लिख दिया। अब हम पांचवा प्रतिबंध लिखते हैं इसका। पांचवा प्रतिबंध क्या दिया है हमें, पांचवा है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ये 6 से छोटा या फिर 6 के बराबर है। इसके संगत हम समीकरण बनाएंगे, तो x1 प्लस x2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं इस पर, तो इस पर लेता हूं मैं बिंदु। यदि मैंने x1 का मान 0 रखा तो x2 का मान 6 आएगा, तथा यदि x2 का मान 0 रखा तो x1 का मान 6 आएगा। और यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, साफ दिख रहा है, क्योंकि 0 सदैव 6 से छोटा होता है। तो 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है, करती है, ये बात हमने यहाँ लिख ली है। अब हम इसका छठा प्रतिबंध भी लिख लेते हैं। छठा प्रतिबंध क्या है हमारे पास, यहां से लिख देता हूं मैं। छठा प्रतिबंध ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं। ये छठा प्रतिबंध भी मैंने लिख लिया है। छठा प्रतिबंध है कि x1 जो है वह सदैव 3 से कम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो रेखा होगी ये सदैव क्या होगी, देखिए यदि x1 का मान 3 से कम है तो मैं इसके संगत पहले समीकरण ही बना देता हूँ। x बराबर कितना बनेगा हमारा, 3, और ये रेखा क्या होगी, y अक्ष को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, x2 अक्ष है ना, ये y की जगह में x2 अक्ष यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे कि आपकी ओर समझ में आ जाए। ये रेखा क्या होगी, सदैव x1 का मान 3 होगा, तो ये x2 अक्ष के समांतर होगी, समांतर होगी। और उसके बाद देखते हैं ये मूल बिंदु को
क्योंकि 0 सदैव 3 से कम होता है, तो मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए हमें सातवां प्रतिबंध दिया है। सातवां प्रतिबंध हमें दिया है कि x1 का मान और x2 का मान, ये दोनों ही मान क्या है हमारे 0 से बड़े हैं। इसका अर्थ होता है कि हमारा उत्तर कहाँ पर है, पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश। तो ये पहले चतुर्थांश को व्यक्त करता है। अब हम इनसे संबंधित आलेख बना लेते हैं। तो मैं इनसे संबंधित आलेख को यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर बना लेते हैं हम इनसे संबंधित आलेख। तो ये मैंने एक x1 और x2 के लिए दो रेखाएं मैंने यहाँ पर खींच दी है। ये लीजिए, इसे हम x2 अक्ष वाली रेखा कह देते हैं और इसे हम x1 अक्ष को निरूपित करने वाली रेखा कह देंगे। अब हम बारी बारी से इसके बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे समीकरण 1 बनाता हूं और इस पर बिंदु क्या था, 1 0 और 0 1, दो बिंदु थे। तो इसी को मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए यहाँ पर मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं 1 मान लेता हूँ। तो इन दोनों को मिलाती हुई ये रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी है। देखिए ये रेखा होगी और ये होगी समीकरण 1 वाली रेखा। मैंने इसको 1 नंबर की रेखा पर यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, हम इधर से देख लेते हैं। दूसरा नंबर ये मिलेगा हमें यहाँ पर बिंदु था 0 0 और 1,5, 0 0 और 1,5। तो ये 0 0 तो यहाँ मिलेगा और 1,5 हमें यहाँ मिल जाएगा। 1,5 यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं हम। तो इसको मिलाती हुई भी हम एक रेखा खींच देते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार से ये रेखा होगी। एक बार और बना देता हूँ इसको मैं। ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी और इसे हम मिटा देते हैं। ये हमने अगली रेखा यहाँ पर खींच ली है और इसका जो बिंदु है वो कितना है, ये तो मूल बिंदु है और यहाँ पर कहीं पर हमें बिंदु मिलेगा 1,5। यहाँ पर कहीं पर 1,5 हमें बिंदु मिल जाएगा। ये हमने 2 नंबर इसे लिख दिया है। अब समीकरण नंबर 3 देखते हैं। समीकरण नंबर 3 जो था, इससे मैं समीकरण 3 और समीकरण 2 को बच्चों में इसको पहले लिख देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर बिंदु क्या है, 0 0 और 5,1 है। तो 0 0 और 5,1 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, इसे भी हम अंकित कर देते हैं। देखिए ये 0 0 और 5,1 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। तो मैं इसको मिलाती हुई भी एक रेखा यहाँ पर खींच देता हूं। ये लीजिए, ये हमारी समीकरण 3 वाली रेखा होगी। इसको बना दिया हमने तीसरे नंबर की समीकरण वाली रेखा। आगे देखते हैं। अब हमारे पास समीकरण नंबर 4 में है 0 1 और -1,0। तो 0 1 कहाँ मिलेगा हमें, 0 1 तो यहाँ पर ही था और -1,0 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। ये होगा -1,0। तो इन्हें मिलाती हुई भी एक रेखा हम खींच देते हैं यहाँ से नहीं बच्चों, ये यहाँ से खींच देंगे। एक काम करते हैं, इसको ये लीजिए, ये मैंने खींच दी है। ये बिंदु मेरे पास हो गया है और इसको मैं इधर आगे भी बढ़ा देता हूँ। बाकी रेखाएं जो मैंने गलती से बना दी है उन्हें हम हटा देते हैं। ये हटा दी हमने रेखाएं और इस रेखा को जो हम नाम देंगे, ये समीकरण नंबर 4 से बनने वाली रेखा है। ये 4 से बनने वाली रेखा है। उसके बाद अब 5वें नंबर पर भी हमने रेखाएं बना रखी है। तो 5वें नंबर पर क्या है, देखिए इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे और इसे हम समीकरण 4 नाम दे देंगे और 5वें नंबर पे इसको हम 5 नाम दे देंगे। यहाँ पर बिंदु 0 6 और 6 0 है। तो 0 6 और 6 0 कहाँ मिलेगा, देखिए इसको हम देख लेते हैं। 0 6 तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, 0 6 मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर और यहाँ पर मान लेते हैं। तो अब इनको मिलाती हुई भी कोई एक रेखा यहाँ पर मैं खींच देता हूँ। ये रेखा क्या हो जाएगी, 5 नंबर की रेखा हमने यहाँ पर खींच दी है। उसके बाद 6 नंबर पर क्या है, 3। तो 3 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर कहीं पर मैं 3 अंकित कर देता हूँ। तो ये रेखा खींच दी है मैंने 3। ये x1 बराबर कितना है, 3 है ना। देख लेते हैं, पहले हम इसको अच्छे से जांच कर लेते हैं इसका। तो अब हमने सभी को यहाँ पर बना दिया है। अब एक बारी बारी से हम देखेंगे कि कौन मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, कौन दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट करती है। इन सब बातों पर अब हमें यहाँ पर विचार अच्छे से करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी पहली समीकरण थी, ये
पहली समीकरण वाली जो रेखा थी यह मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा वो मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा। इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। उसके बाद दूसरी रेखा देखिए, यह जो है दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट करती थी, हम इसको देख लेते हैं। दूसरी रेखा संतुष्ट नहीं करती है दूसरे चतुर्थांश को। तो दूसरी रेखा कहां पर है हमारी, ये दूसरी रेखा है, यह संतुष्ट नहीं करती है। इसका अर्थ यह होगा कि इसका उत्तर चौथे चतुर्थांश की ओर आएगा, तो इसका उत्तर इधर आ जाएगा। उसके बाद तीसरी रेखा देखिएगा, हम तीसरी रेखा की बात करते हैं। तीसरी रेखा जो है दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट करती है, तो तीसरी रेखा का हमारे पास ये संतुष्ट करती है, अर्थात इसका उत्तर दूसरे चतुर्थांश की ओर आएगा। ये बात भी समझना है हमें। उसके बाद चौथे नंबर की रेखा देख लेते हैं। चौथे नंबर की जो रेखा है वह मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। तो चौथे नंबर की जो रेखा है वो हमारे पास क्या है, ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। अर्थ यह हुआ कि इसका जो उत्तर है वो इधर आएगा। इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर आ जाएगा, इसका उत्तर चौथी रेखा का, क्योंकि ये चौथी रेखा संतुष्ट नहीं करती है। उसके बाद बात करते हैं हम चौथी रेखा को के बाद पांचवी रेखा पर आते हैं। पांचवी रेखा हमारे पास थी, इसको देख लेते हैं। पांचवी रेखा कहाँ है हमारे पास, ये रही, और यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो पांचवी रेखा का जो उत्तर आएगा वो किधर आएगा, देखिए मूल बिंदु की ओर आ जाएगा। पांचवी रेखा का उत्तर मूल बिंदु की ओर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अब हम बात करते हैं छठी रेखा की। तो छठी रेखा जो है वो है हमारे पास x1 बराबर 3, और यह भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। अर्थ यह हुआ कि इसका उत्तर भी इधर की तरफ ही आ जाएगा। तो इस रेखा का उत्तर भी हमारा इधर आ चुका है। यहाँ बच्चों एक गलती हो गई है, जो चौथी रेखा थी वह संतुष्ट करती है। देखिए जीरो जो होगा वो -1 से सदैव बड़ा होता है, तो इस गलती को हम यहाँ पर सुधार लेते हैं। नहीं करती की जगह क्या आएगा, संतुष्ट करती है। ठीक है, तो इस बात को मैं दोबारा यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। अब हम फिर से चलते हैं। यह संतुष्ट करती है, इसका अर्थ यह हुआ कि इस रेखा को हमने थोड़ा गलत बना दिया था। ये रेखा संतुष्ट करती है, तो इसका उत्तर भी किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो गलती के लिए हो जाती है। देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसका जो उभयनिष्ठ भाग है उसको यहाँ पर बनाते हैं। तो अब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा होगा, देखिएगा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र को हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा इसका। ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है बच्चों। ये बना दिया मैंने इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, जो सभी को संतुष्ट करेगा। अब हम इसके कोणीय बिंदुओं की सारणी यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके कोणीय बिंदुओं की सारणी जो है उसके लिए हमें इसके सभी कोणीय बिंदुओं को निकालना पड़ेगा। ये मैंने छायांकित कर दिया इस भाग को, देखिए। अब हम इसके कोणीय बिंदुओं की सारणी बनाने के लिए इसके कोने के बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो मैं बारी बारी से इसके बिंदुओं को अंकित कर देता हूँ। पहला बिंदु जो होगा उसे मैं कहता हूँ ए, ये बिंदु ए हो जाएगा। ये बिंदु हमारा बी हो जाएगा। ये बिंदु होगा सी। ये बिंदु हो जाएगा डी। ये बिंदु होगा ई, और ये बिंदु होगा एफ। तो ये मिल जाएंगे हमें ए बी सी डी ई एफ, और इन बिंदुओं को हम प्रतिच्छेद बिंदुओं की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। अब हम कोणीय बिंदुओं की सारणी यहाँ पर बना लेते हैं, जो बिंदु है उन सभी बिंदुओं को लिखकर। तो यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु में मैंने नाम दे दिए हैं। पहला बिंदु ए, उसके बाद बी, विलोपन विधि से सब निकालना पड़ेंगे आपको, ए बी सी। उसके बाद दिया है मैंने डी, उसके बाद है ई, और उसके बाद है एफ। ये बिंदु दे दिए हैं। बिंदु ए के निर्देशांक आएंगे 5/6, लिख देता हूं मैं। ये सब विलोपन विधि से आप याद कर सकते हैं आसानी से। 5/6, 1/6। बिंदु बी के निर्देशांक आएंगे 3, 3/5, 3/5। बिंदु सी के निर्देशांक आएंगे 3, 3। बिंदु डी के निर्देशांक होंगे 5/2, 7/2। उसके बाद बिंदु ई के निर्देशांक होंगे 1/4, 5/4। विलोपन विधि से आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। एफ होगा 1/6, 5/6। 5/6 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद अब z का जो अधिकतम मान हमें निकालना है उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं z बराबर, हमारे पास क्या था, 3x1 प्लस का 2x2, 2x2। ये सभी मान यहाँ रख लेंगे हम। तो ये मान मिलेगा हमें 17/6
उसके बाद मिलेगा 51/5, उसके बाद मिलेगा 15, उसके बाद होगा 29/2, उसके बाद होगा 13/4, 13/4 और उसके बाद होगा 13/6, 13/6। यहाँ पर देखिए सभी से अधिकतम कौन है, सबसे अधिकतम मान हमारे पास 15 है, तो अधिकतम हमारे पास 15 आ चुका है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि अतः 3,3 पर z का अधिकतम मान कितना आया, 15 है, 15 है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।